मॉर्निंग, आप सबका स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और आज आप सबका मैं होस्ट हूं दोस्तों। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज मैं आपको एक ऐसे लीडर से मिलाने जा रहा हूं, एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहा हूं जो बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही हम्बल है। दोस्तों, मोदी के 3.5 साल पहले जब हमारे साथ आए थे तो सिचुएशन बड़ी टफ थी। उन्होंने भी बहुत सारी छोटी मोटी जॉब और लायबिलिटी थी सर के ऊपर। और लायबिलिटी के साथ ऐसा वक्त था, क्योंकि मैंने उनके साथ फील्ड में काम किया है, कि जब उनको घर का किराया देने तक की दिक्कत आ जाती थी दोस्तों। तो ऐसा एक संघर्ष करने वाला लीडर आज आपके सामने होंगे। उनकी स्टोरी सुनना और अपने आप को विजुलाइज करना कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है और जम्मू से हैं। और उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत तगड़ी सक्सेस हासिल की है मोदी केयर में। और वो खुद ही अपने बारे में बताएंगे। मुझे तो उनकी एक ही बात याद है बस, कि इन्होंने कार पहले ले ली थी और कार चलानी बाद में सीखी थी। और आज दोस्तों, दिल और दिमाग खोल के बैठना, ये आने वाला जो 1 घंटा है ना, वो आपकी और आपके परिवार की लाइफ कर सकता है। तो मैं आपको जोरदार ताली लगा लो या आपकी एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे ग्रेट लीडर ऑल द वे फ्रॉम J&K, मिस्टर राजन मिश्रा जी। सो ऑल टू यू सर। सबको नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और काफी टाइम के बाद फिर से मुलाकात हुई है। आज मेरे को मौका मिला। गुरमेल सर का धन्यवाद, और जितने भी सीनियर है हमारे, मनीष चोपड़ा, डॉक्टर शक्ति, विवेक शर्मा जी, उनका भी धन्यवाद। बस यही कहना चाहता हूँ कि जो लाइफ में गुजरा है उससे एक्सपीरियंस लिया और काम शुरू किया था। अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो रहने वाला मैं बिहार का हूं, पैदाइश मेरी जम्मू की है और बचपन से दिल्ली में गुजरा है। जब जम्मू में आए थे तो 8 भाई बहन और पापा मम्मी थे। एक किराए के मकान में जम्मू में रहते थे हम। किसी कारण से हालात ऐसे बने कि कुछ करने लायक नहीं रहे। सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका था पापा का, लेकिन पापा ने स्ट्रगल किया और हमें पढ़ाने की कोशिश की। और एक चीज समझ में आई थी, क्योंकि बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी कि अच्छी सी पढ़ाई कर लो, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। तो वही सोचकर हमने ग्रेजुएशन करने के लिए जोर लगाया और पढ़ाई के साथ साथ एसटीडी पे जॉब की। यहाँ त्रिकुटा नगर एक जगह है, वहाँ 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जॉब करता था मैं, और साथ ही पढ़ाई करता था, और इस तरीके से मैंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। लेकिन ये जो दौर था वो ऐसा दौर था कि हालात बहुत ज़्यादा टाइट थे। कुछ बड़ा करने की इच्छा पैदा हो गई थी अंदर ही अंदर कि कुछ बड़ा करना है, क्योंकि जितने भी लोगों को देखा नौकरी करते हुए तो वो एक एवरेज एज जी रहे थे, एवरेज लाइफ जी रहे थे। तो उसी बड़े की चाह में कुछ जितनी अपॉर्चुनिटी आई उसको पकड़ते गए और उस पर काम भी किया। शुरुआत तो वही माइंड में एक ही चीज़ रहती है, सबके माइंड में रहती है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी करनी है। तो नौकरी भी की। यहाँ पे बड़ी ब्राह्मण में फैक्ट्री है जब बेवरेजेस के नाम पे, वहाँ पे असिस्टेंट एक्साइज मैनेजर की पोस्ट पे काम किया। लेकिन वहाँ ऐसा लगता था जैसे सुबह जेल में जा रहे हैं। 9 बजे ताला लगता है गेट का और रात को 9 बजे 6 बजे छुट्टी होती है। तो लगा कि यहाँ कुछ बड़ा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मेरे सीन की इनकम 50,000 70,000 से ऊपर किसी की नहीं। और ऐसा ऐसा एक चीज समझ में आने लगी, क्योंकि उस समय कंप्यूटर का दौर चला ही था। और एक चीज समझ में आई थी कि आज सारा काम कंप्यूटराइज होने जा रहा है, तो कल को एक्साइज डिपार्टमेंट भी अगर कंप्यूटराइज हो गया तो मेरा क्या बनेगा। क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो फैक्ट्री में ताला लग सकता है। तो सारा काम हाथ का था। और वही चीज हुई, आहिस्ता आहिस्ता पता चला उस वक्त जब लगा कि आने वाले टाइम में सारा कंप्यूटराइज हो सकता है, तो मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन लगे रहे, दूसरी कंपनी में गए, जॉब की, क्योंकि बड़ा कुछ करना चाहते थे, इसलिए अपॉर्चुनिटी भी अच्छी चाहिए थी। और बाद में एहसास हुआ कि मैंने जो जॉब छोड़ी बिल्कुल सही किया था, क्योंकि आज 90% एक्साइज का काम ऑनलाइन हो चुका है। इसके साथ साथ फिर मार्केटिंग लाइन में भी जॉब की। करते करते सिचुएशन ये बनी कि मैरिज वगैरह भी हो गई और
किसी कारण से मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, वो बेड रेस्ट पे रही 6 महीना। उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, मैं भी बेड रेस्ट पे हो गया, और जो बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत जो था वो भी खत्म हो गया। जॉब भी छूट गई थी, लाइबिलिटी चढ़ गई थी, दुकानदारों को किराया, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, छठी दुकान, 6 दुकानों से किराया ले रखा था। मतलब खर्चा पानी जो अपना किचन का खर्चा होता है सारा उधार लिया हुआ था। स्कूल की फीस छूट गई थी, मार्च का टाइम आज आने वाला था, उनकी बच्चे की फीस नहीं थी, इसलिए उसके एडमिशन के लिए चक्कर पड़ रहा था। बल्कि वो हालात ही, कुछ कहते हैं ना, कुछ अच्छा होने वाला होता है, बुरा समय चल रहा है तो अच्छा आने वाला है, अच्छा चल रहा है तो बुरा समय आने वाला है। तो इसी उम्मीद से लगे रहे कि शायद अब अच्छा समय आएगा। वो सोचते सोचते 10 साल निकल गए। लेकिन इस 10 साल में ये नहीं रहा कि बैकवर्ड में गए, आगे ही बढ़े, हर लाइफ का हर एक्सपीरियंस मिला। और एक सिचुएशन थी, मैंने कहीं सुना था कि सफलता दर्द की कोख से पैदा होती है। भगवान इतनी परीक्षाएं लेता है, क्यों लेता है? एक चीज वो बाद में मेरे को समझ में आई कि हाँ, अगर मान लीजिए हम कोई मटका खरीदने जा रहे हैं तो पहले उसको चेक करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियसली चेक करेंगे कि ये कच्चा है पक्का। तो एक चीज समझ में आई कि भगवान भी हमें ठोक बजा के चेक कर रहा है कि अगर मैं इसको करोड़ों रुपए दे दूं, ये संभालने लायक है भी या नहीं है। तो जो भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज सुनी थी, और यही चीज मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन रही हमेशा के लिए, कि बार बार वो मुझे ठोक बजा के चेक कर रहा है कि इसको करोड़ों रुपए दूं या नहीं दूं, ये संभाल भी लेगा या नहीं संभाल लेगा। तो वो जो चोट लगती थी वो ठोक बजा के चेक कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की चोट लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो ठोक बजा के चेक कर रहा है आपको। वो कुछ बड़ा देना चाहता है, छोटा ही देना तो फिर ठोक बजा के चेक क्यों करेगा, क्यों दुख दर्द देगा? तो अगर वो चेक कर रहा है, इसका मतलब आपकी तरक्की करीब है। लेकिन सफलता दर्द की कोख से पैदा होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कहते हैं जब सफलता आने वाली होती है तो आंख से आंसू निकलते हैं, और वही सिचुएशन मेरे साथ भी थी। और सब कुछ सरेंडर कर दिया परमात्मा के ऊपर, ये परमात्मा तू जहां ले जाना चाहता है वहीं चल लूंगा। और ये सिचुएशन ऐसी बनी कि घर चलाने के लिए हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है मिस्टर अनिल पंडित जी, तो उनके साथ में मार्केटिंग लाइन में चला गया, और चलते चलते जम्मू से बाहर चले गए थे, और मुझे ये बिजनेस बाहर मिला। तो कहते हैं ना, परमात्मा ने जब देना है ना, जो चीज आपके लिए रखी हुई है वो एक पैक करके रखी हुई है डब्बे के अंदर, उसे खोलकर हमें ही उठाना पड़ेगा। परमात्मा आपको एक रास्ता दे सकता है, उसको समझना या ना समझना वो आपके ऊपर, वो सही प्लेटफॉर्म है गलत प्लेटफॉर्म है ये आपको समझना पड़ेगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा। तो वैसे ही वो चीज मुझे मिली, तो उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि सरेंडर कर चुका था परमात्मा को कि जहां तू ले जाना चाहता है वहां चलूंगा, तेरे ऊपर छोड़ दिया, ये जिंदगी तेरे हवाली है, तू जो करेगा अच्छा करेगा, बुरा तो तू करता ही नहीं। तो एक चीज समझ में आई कि जब बुरा समय आने वाला होता है, वो आने से पहले परमात्मा आपको कोई एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन हम उस वक्त उस चीज के ऊपर ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमारा अच्छा समय चल रहा है। तो एहसास हुआ, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, तो एक ही चीज पता चली, जब बुरा समय आने वाला होता है उससे पहले हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। हम कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते कि हमारे पास सब कुछ है। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया, और काम की शुरुआत की बात करूं तो जो मेरे सीनियर रहे, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे आपके सीनियर से मिलना है। तो उन्होंने गुरमेल संधू जी से मिलवाया। मैं गुरमेल संधू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो पंजाब जाने के लिए खर्चा नहीं था, और उनके साथ बहुत लंबी बातचीत हुई, और मैंने उनको अपने सारे हालात बताए कि ये पोजीशन है जैसे होनी चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, महीने का चाहिए, 7वें महीने में मेरा अकाउंट में 1 लाख रुपए महीने का होना चाहिए, उसका तरीका बता दो। और उसके बाद फिर हम बैठे, गुरमेल संधू जी ने मुझे वो तरीका बताया, और उस तरीके पे काम शुरुआत की। और गुरमेल संधू जी को एक ही चीज बोली थी, सर जो आप बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। आप बोलोगे रात को दिन है तो दिन मानने के लिए तैयार हूँ, आप दिन को रात बोलोगे तो मैं दिन को रात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप जैसी पर्सनैलिटी इस बिजनेस में है, मनीष चोपड़ा जी जैसी पर्सनैलिटी
इतनी हाई एजुकेशन होने के बावजूद भी वो मोदी कर रहे हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। कुछ तो है इसके अंदर, सही कह रहा हूं ना मैं? कुछ तो होगा, सभी बेवकूफ थोड़ी ना हुए। इतनी पढ़ाई करने के बाद इस फील्ड को क्यों चुना? कुछ तो है। तो मैंने एक चीज सीखी थी, या तो गलती करके सीख लो, या जिन्होंने गलती करके सीखा है उनको फॉलो कर। तो गुरमेल संधू जी ने मुझे वो तरीका बताया और मैंने काम की शुरुआत की। मैं मोटरसाइकिल चलाना, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं होता था, किसी तरीके से मैनेज किया। सेल्फ परचेजिंग के लिए नहीं होता था तो प्रोडक्ट बेच के किया, सेल्फ परचेजिंग की। और शुरुआत की, पहले महीने 1680 रुपये आया, दूसरे महीने 13,000 रुपये आया, तीसरे महीने 21,000 आया, चौथे महीने 41,000 आया, पांचवें महीने 81,000 आया, छठे महीने का चेक 1,01,000 रुपये का। सातवें महीने में गाड़ी अचीव की, कार फंड अचीव करा और फंड से ली। और वो पहली गाड़ी मेरी खानदान की पहली गाड़ी है, वो है क्रेटा। और क्रेटा चूज करने का पीछे रीजन ये था क्योंकि मुझे काम करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए थे और प्रोडक्ट रखने के लिए जगह चाहिए थी, जो क्रेटा की डिक्की में बहुत बड़ी है, इसलिए चूज किया दोस्तों। ये मेरी ड्रीम कार नहीं है, ये मेरा एक टूल है जो मुझे मेरी ड्रीम कार तक लेके जाएगा। तो इस पे काम स्टार्ट किया और बढ़ते बढ़ते चेक बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते आज जो मंथली पे आउट है, जो लास्ट मंथ का पे आउट आया 2,30,000 का, और इस महीने का पे आउट 3 लाख प्लस का जाएगा। इसके पीछे एक ही रीजन रहा जो मैं समझता हूँ, हो सकता है आपके जरूर काम आएगा ये, कि गुरमेल संधू जी मेरे से दूर थे, पंजाब थे। वो 1 महीना आए, 2 दिन के लिए आए, मैंने उनको कुछ लोगों से मिलवाया, लोग मिले, ज्वाइन हुए, फिर वो 15 दिन के बाद फिर से आए। इतनी डेडिकेशन तो बहुत कम लोगों में मिलती है जो गुरमेल संधू में मेरे को देखने को मिली, कि वो मैं अगर काम करने के लिए सीरियस हूँ तो वो मुझसे ज्यादा सीरियस है मेरे पे आउट बढ़वाने के। तो यहाँ पे वो दूसरी बार भी आए, फिर उनसे एक चीज भाई बात हुई कि सर आप जब आते हैं तो काम होता है, आप नहीं आते तो काम नहीं होता। कुछ ऐसा बताओ ना कि आप महीने में एक बार भी आओ तो काम आपके ना आने पर भी बढ़ता रहे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डेमो किट बना, आपके टूल आपके हाथ में होना चाहिए। तो मैंने डेमो किट बनाई और काम शुरू किया, और यही टारगेट रखा कि जब भी गुरमेल सर को बुलाऊंगा तो उन लोगों को से मिलवाऊंगा जो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। नए आदमी को तो मैं भी हैंडल कर लूंगा। लोग कहते हैं इस बिजनेस में थर्ड पार्टी चाहिए, थर्ड पार्टी चाहिए, बिल्कुल थर्ड पार्टी चाहिए, लेकिन जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए थर्ड पार्टी मोदी केयर का डेमो है, वो थर्ड पार्टी काम करता है। सीनियर को दवाई की तरह यूज करना है, खाने की तरह यूज नहीं करना है। जिन्होंने खाने की तरह यूज किया है उन्होंने ग्रोथ नहीं की। तो एक चीज समझ में आ गई थी कि गुरमेल संधू जी को मुझे लोगों को मिलवाना है, उन लोगों से मिलवाना है जो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, ताकि गुरमेल संधू जी नेक्स्ट पार्ट पे उनके साथ डिस्कस करें जो उन्होंने मुझे बताया। और यही प्रोसेस रहा, और करते करते बहुत अच्छी टीम तैयार हुई, और आज पूरे जम्मू में लगभग 7 के करीब गाड़ियां आ चुकी है। 2 से 2.5 लाख रुपए महीने का कमाने वाले लोग हैं, जिसमें मिस्टर गगन कामरा जी हैं, रमनीक वर्मा जी हैं, दीपक वली जी हैं, संदीप सलोत्रा जी हैं। इसके अलावा विपिन बाली जी हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, और मंथली पे आउट उनका 60,000 प्लस का है। विपिन संधू जी हैं जो होंडा में काम करते थे, आज होंडा की जॉब छोड़ के फुल टाइम काम करते हैं। रमनीश टाक जी हैं जिन्होंने अभी गाड़ी अचीव की यहाँ से, क्रेटा गाड़ी। तो बहुत सारा कुछ ऐसे अच्छे, कहते हैं ना अच्छी सोच से आप काम करेंगे तो अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। हमारे सोच क्या है, हमारा भाव क्या है एक नए आदमी को इस बिजनेस में लाने का, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी तरक्की करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसलिए लाते हैं कि ये ज्वाइन करेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। आप जब भी प्लान शुरू करें तो एक सोच से करें, हे परमात्मा इसको आज ये चीज समझ में आ जाए, आज मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ आज इसको समझ में आ जाए। एक अच्छी सोच से जब आप शुरुआत करेंगे तो बिजनेस बढ़ जाता है, और कहाँ से बढ़ेगा आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो देख रहा है ना, जो ठोक जाके चेक करेगा वो कुछ ना कुछ तो भेजेगा। कब बिजनेस उठाएगा कब नहीं उठाएगा ये सब उसका खेल है। हमें निस्वार्थ भाव से इस बिजनेस में लगे रहना। तो वही चीज समझ में आई कि गुरमेल संधू जी बाहर है, तो मुझे खुद अपने आप में हुनर तैयार करना पड़ेगा डेमो प्लान पे। तो डेमो प्लान लोग ले तो रहते हैं लेकिन करते खुद नहीं है, सीनियर को साथ ले जाते। तो दोस्तों आप जब तक खुद नहीं करेंगे तो हाथ में हुनर नहीं आएगा। एक छोटी सी कहानी है, सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक मेला लगा होता है, वहां पे एक आदमी गुब्बारे पे निशाना मार रहा होता है। तो
जब जब वो निशाना मारता है तो छोटे बच्चे तालियां बजाते हैं और पीछे से एक आवाज आती है, सब प्रैक्टिस का खेल है। वो फिर गुब्बारे पे निशाना मारता है, बच्चे तालियां बजाते हैं और वो फिर पीछे से आवाज आती है, सब प्रैक्टिस का खेल। सुबह से शाम हो जाती है, हर बारी वही आवाज आती है, सब प्रैक्टिस का खेल आता है। मेला खत्म होता है तो वो आदमी गुब्बारे वाला उस आदमी से पूछता है कि आप ये क्या कह रहे थे, सब प्रैक्टिस का खेल है। तो वो जो आदमी था वो तेल बेचता था, सरसों का तेल बेचता था टीन की कैनी में। तो उसने क्या किया, एक प्लास्टिक की बोतल ली और पुराने जमाने में सिक्का होता था जिसके ऊपर छेद होता था, उसने वो छेद वाला सिक्का उस बोतल के ऊपर रखा और सरसों के तेल की जो कैनी थी वो कंधे पे रखी और कैनी को उल्टा किया। जब वो उल्टा किया तो वो जो तेल था वो सीधा छेद के अंदर से वो बोतल में बढ़ता गया। कहता सब प्रैक्टिस का खेल है। तो दोस्तों, क्या आपने प्रैक्टिस की या आपके साथ आपका सीनियर प्रैक्टिस कर रहा है? कहते हैं जब तक आपके साथ आपका सीनियर डेमो प्लान कर रहा है तो चेक सीनियर का बढ़ेगा। आपका उस दिन से बढ़ना शुरू करेगा जिस दिन से आप डेमो प्लान शुरू करेंगे। मैं सभी से यही बात कहता हूं कि अगर आपका सीनियर आपके पड़ोस में भी रहता है तो ये सोच लीजिए आपका सीनियर आपसे 100 किलोमीटर दूर रहता है, आपके बुलाने पर ऑन स्पॉट नहीं आ सकता। आप करके देखिए, बहुत मजा आएगा। बिजनेस में हाथ में हुनर आना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि आप प्लान नहीं दे रहे, आप नींद में भी होगे तो प्लान हो जाएगा और सामने वाले को समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस में तरक्की करने का सबसे जरूरी जो चीज है, डेमो किट आपकी अपनी होनी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए। सीनियर को दवाई की तरह यूज करना है, खाने की तरह यूज नहीं करना है। ये दो चीजों पे मैंने काम शुरुआत की और करते करते लॉकडाउन की बात करूं, क्योंकि बिजनेस को लोगों ने सोच रखा है कि पैसा कमाने की चीज। पैसा दोस्तों बहुत छोटी चीज है। हम लोग इस बिजनेस में आए हैं सिक्योरिटी के लिए, और ऐसी सिक्योरिटी जो दूसरे काम में नहीं मिलेगी। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब में अगर हस्बैंड को कुछ हो जाए तो वाइफ को पेंशन मिलती है, लेकिन मिलती कितनी है? अगर तनख्वाह है 1 लाख रुपए तो उसकी वाइफ को मिलेगा 50,000 रुपए या 40,000 रुपए। अब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1 लाख रुपए का बना चुका है। खुदा ना खास्ता कुछ होता है उसको, तो उसका फैमिली एटमॉस्फेयर जो 1 लाख का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना चुका था, क्या वो 40,000 में कर पाएगा गुजारा? नहीं कर पाता है। खुदा ना खास्ता उसकी वाइफ को भी कुछ हो जाए तो उसके बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये सिक्योरिटी है? नौकरी, प्राइवेट नौकरी की बात करूं तो प्राइवेट नौकरी में जो मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं वो बात को समझ जाएंगे। प्राइवेट जॉब में तरक्की करने के 2 रास्ते हैं, जूनियर के सर पे पैर रख लो और सीनियर की चापलूसी कर। और जो इसमें एक्सपर्ट है वो जॉब में लगे हुए हैं। अगर आप किसी जॉब में 4 से 5 साल आज की तारीख में लगा चुके हैं तो कंपनी 5 साल के बाद आपके ऊपर इतना प्रेशर करेगी, या तो आप जॉब छोड़ देंगे। अगर आप जॉब नहीं छोड़ते तो कंपनी आपकी स्टेट छुड़वा देगी, दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने 5 साल उस नौकरी पे लगाए हैं, 10,000 से शुरुआत की थी, आज 50,000 पे है। जो काम आप 50,000 रुपए, जो काम करने का 50,000 रुपए ले रहे हैं, वही काम 20,000 रुपए में करने वाले बाहर लड़के खड़े हुए हैं ग्रेजुएशन खत्म कर। कंपनियों के पास बहुत ऑप्शन है सर, हमारे पास नहीं है। जिंदगी एक ही मिली है। ये चीज मेरे को समझ में आई थी कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, इससे मैं सिर्फ गुजारा कर सकता हूँ, क्योंकि जिसको देखा उसने गुजारा किया। कहते हैं 2 वक्त की रोटी तो जानवर को भी मिल जाती है, कुछ नहीं करेंगे तो भी मिल जाएगी, लेकिन सपने कहाँ से पूरे होंगे? क्या हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? बुजुर्गों ने वही जो हमने सुना। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, शेयर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक रीजन जो है आपको इस बिजनेस में तरक्की दिला सकता है। अगर आपके पास रीजन नहीं है, आप नौकरी जाते हैं, नौकरी पे आंधी तूफान आ रहा है, क्यों जा रहे हैं नौकरी पे? क्योंकि आपके पास एक रीजन है। अगर नौकरी पे नहीं गए तो छुट्टी लगेगी, छुट्टी लगेगी तो तनख्वाह कटेगी, तनख्वाह कटेगी तो अगले महीने का सर्कल खराब हो, इसलिए जाते हैं। रीजन है ना। दुकान पे क्यों जाते हैं? वहां पे भी एक रीजन है, क्योंकि शटर खुलेगा तो कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सर्कल चले। नहीं गए तो वहां एक रीजन है, इसलिए हम वो काम बड़ी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन जब इस फील्ड की बात आती है तो थोड़ा सा कुछ हो जाए तो हम सारा काम धंधा छोड़ के बैठ जाते हैं। कारण क्या है? लगा कुछ नहीं है। ये बिजनेस बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए लोगों से होता नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं।
दोस्तों ये बिजनेस अपने दिमाग से नहीं चलेगा, ये बिजनेस एक सिस्टम से काम करता है। हमें उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, जो हमें बाहर का कोई आदमी नहीं दे सकता, हमारा जो सीनियर होगा वही देगा। तो जो सीनियर कहता है उस पर चल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोग आते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, बिजनेस चलता नहीं है, फिर कहते हैं कंपनी खराब। अगर कंपनी खराब है तो बाकी लोग कैसे कमा रहे हैं दोस्तों। इस बिजनेस की गहराई को समझने की कोशिश करिए, इस सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। सिस्टम से काम करता है, ये अपने दिमाग से नहीं चलेगा। मैं कुछ कड़वी बातें जरूर करूंगा और कर भी रहा हूं, क्योंकि मैं मीठा खिलाकर शुगर की बीमारी देना नहीं जानता, मैं करेला का जूस पिलाकर शुगर को हटाना जानता हूं। मैं जब भी बात करूंगा सच बात करूंगा, लेकिन कड़वी होगी, क्योंकि सच कड़वा होता है। क्या हम अपने काम से सेटिस्फाई हैं? शायद नहीं होंगे। इस बिजनेस में आने के बाद क्या हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं या सिस्टम से? आज विचार जरूर करिएगा। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही तो सीनियर के साथ बैठिए, उसके साथ काउंसलिंग करिए। लेकिन काउंसलिंग लोग कैसे करते हैं? सीनियर को फोन करते हैं, हाँ जी मैंने ये करना था और ये कर दिया। ये काउंसलिंग नहीं हुई। या आप उनको बता रहे हैं कि ये कर चुका हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस नहीं ग्रोथ कर रहा, तो सीनियर के पास बैठिए और उसके पास कॉपी लेके बैठ जाइए। आप बताइए मुझे ये बीमारी है, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे साथ ये सिचुएशन बन रही है, मुझे बताइए क्या करना है। और जो सीनियर बोलता है उसको कर दीजिए, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा मत करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, फिर उसमें अपना दिमाग घुसा देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास दिमाग होता तो हम करोड़पति पहले होते। थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए ना दिमाग। बहुत कुछ दे सकता है बिजनेस से, बहुत कुछ दे सकता है। जिसके साथ गुजरा है ना वही जानता है। मैं अपने दिल के हालात को क्या बताऊं, इस हालात पर आज हूं। और आप बिलीव करेंगे, मैंने आज भी एक दुकानदार का 3,000 रुपये नहीं दिया, वो इसलिए ताकि मैं औकात में रहूं, मैं अपना पुराना दौर ना भूलूं, मेरे अंदर ही किसी तरह की ईगो ना आ सके। इसलिए आज भी उसके पास मिलने जाता हूं उसके पास। क्योंकि जब सफलता मिलती है ना, तो गले में एक चीज डलती है जिसका नाम है हार। उसके दूसरा मीनिंग भी है, हार। जैसे पहाड़ी के ऊपर सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है? जो सबसे नीचे होता है, क्योंकि उस रोशनी के लिए अपने आप को बड़ा करता जाता है। और जो सबसे टॉप पे होता है ना, उसमें अकड़ होती है, और वो हल्का सा झोंका आएगा नहीं, वो टूट जाएगा। बहुत बहुत बिजनेस है, इस बिजनेस की गहराई को समझिए दोस्तों। नहीं समझ में आता है, एक बार दोबारा सीनियर के साथ बैठिए। कोई दिक्कत आती है दोबारा बैठिए, आपके सीनियर की बात आपको समझ में नहीं आ रही है, उसके सीनियर के साथ बैठिए। लेकिन काउंसलिंग जरूर करिए अपने बिजनेस की। अपना चार्ट लेकर बैठिए सीनियर के पास, हर महीने बैठिए, क्योंकि हर महीने सिचुएशन अलग हो जाती है। हम क्या करते हैं, एक बार चार्ट लेके बैठते हैं, उसके बाद दोबारा कभी बैठते हैं। आपका इस बिजनेस में चार्ट में क्या ग्रोथ हुई, अगले महीने आप सीनियर के पास बैठिए, मेरा इस महीने ये ग्राफ था और ये मेरा चेक है, मुझे इस महीने इतने का चेक करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जो सीनियर बोले वो कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत कुछ है इस बिजनेस में, छोटी छोटी चीजें, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। एक छोटी सी चीज जो मैं बात करने जा रहा था, एक आदमी की लाइफ 30 साल एक ऐसी उम्र होती है जहां हमें लगता है कि हम लाइफ को लेकर सेटिस्फाई हो चुके हैं। 50 साल तक शरीर काम करता है और 10 साल मजबूरी काम करवाती है। इस हिसाब से हमारी जिंदगी में सिर्फ 30 साल है। और यही 30 साल टाटा के पास भी है, बाटा के पास भी है, रिलायंस के पास भी है। लेकिन वो कहाँ और हम कहाँ हैं? जो 30 साल हमारे पास जिंदगी के, उस 30 साल में सिर्फ दो काम करेंगे हम। या तो हम रोडपति बनेंगे या करोड़पति बनेंगे। रोडपति का मतलब ये नहीं है कि हम सड़क पे सो रहे हैं। रोडपति का मतलब आज की तारीख में यह है कि आपके पास छत है और रोटी के साथ एक सब्जी है, और देसी घी तब निकलता है घर में से, डब्बों में से, जब मेहमान कोई घर में आता है। आज की तारीख में रोडपति का मतलब ये है। हम जो भी अपनी लाइफ में पैसा कमाते हैं उसका क्या करते हैं? दोस्तों मैं सपनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी पैसा हम कमाते हैं उसकी दो ही चीजें करते हैं, या तो हम जरूरत पूरी करते हैं या सपने पूरे करते हैं। मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं जरूरतों की बात कर रहा हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ, जिन जरूरतों की मैं बात करूंगा उसके बारे में आज तक आपने सोच भी नहीं रखा होगा। और वो जरूरतें ऐसी है, अगर जिंदा है तो भी पूरी करनी है, अगर जिंदा हमें पता चल जाए कि हमें कुछ होने वाला है तो उसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। जानना चाहते हो? उसमें सबसे पहली जरूरत है एक कार।
अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कार 5 लाख रुपए की अगर लेनी है वो आज की तारीख में सपना है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। हो सकता है, हमारे लिए भी सपना रहा था कभी, लेकिन जब समझ में आई तो सपना नहीं था। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ ऐसा हो, खुदा ना खास्ता। आपने और मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सुन रखे होंगे कि रात को 12 बजे किसी के घर में कोई बीमार पड़ा, पड़ोसी ने उसको गाड़ी नहीं दी, ऑटो उसका मिला नहीं, और वो हॉस्पिटल टाइम पे ना पहुंच पाने की वजह से उस दुनिया से चला गया। उस समय वो इंसान क्या परमात्मा को ये बोलेगा कि मुझे 12-15 लाख की गाड़ी दे दे, या ये बोलेगा कि मुझे 4-5 लाख रुपए की टूटी फूटी गाड़ी दे दे, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए। दोस्तों 5 लाख रुपए की गाड़ी आज की तारीख में जरूरत है, सपना नहीं है। तो ये थी पहली जरूरत। दूसरी जरूरत की बात करूं तो 2 बेडरूम का सेट बनाना है। कितने का बनेगा? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। दोस्तों पिछले लगभग साल पहले मैं मकान ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढा, 25 लाख रुपए से नीचे को फ्लैट भी नहीं मिला। जो जमीन ली है वो भी 30 लाख रुपए की रेंज में गई। तो अगर मैं 20 लाख रुपए भी एवरेज लेके चलूं जमीन की, 5 लाख रुपए गाड़ी का हो गया, 20 लाख रुपए हमारा 2 बेडरूम सेट का हो गया, 25 लाख रुपए तो यही हो गया हमारी जिंदगी की जरूरत में से। तीसरी जरूरत आती है, कहते हैं हम दो हमारे दो। एक बच्चे की पढ़ाई करानी है बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक, तो कम से कम कितना खर्चा आएगा? कम से कम, मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा, कम से कम भी तो 10 लाख रुपए से कम तो नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि 10 लाख रुपए में पॉसिबल नहीं है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपए में बच्चे की बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि एक बच्चे पे 10 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, तो 2 बच्चों पे 20 लाख रुपए हो गया। तो 20 लाख रुपए पढ़ाई के हो गए, 20 लाख रुपए मकान के हो गया, और 5 लाख रुपए हमारी गाड़ी के हो गए, 45 लाख रुपए हो गया। एक बच्चे की शादी करानी है तो कितना खर्चा आएगा? बहुत सारे लोग कह रहे होंगे जी हाँ जी 15 लाख में हो जाएगी। तो दोस्तों बच्चे की शादी करनी है, हमने दोबारा नहीं करनी। तो एक बच्चे की शादी में जो इंडिया टुडे का सर्वे है वो कहता है कि 2030 के बाद एक अच्छी शादी करने में 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है, और एक नॉर्मल शादी करने में 30 से 35 लाख रुपए का आएगा। लेकिन मैं आज के हिसाब से भी चलूं तो 15 लाख से कम नहीं आए। तो 2 बच्चों की शादी में कम से कम भी ले तो 30 लाख, 45 लाख पहले था, 30 लाख हो गया, 75 लाख रुपए हमारी जरूरत है। सपना तो नहीं है ना? क्या आपने ये जरूरत सोच रखी थी पहले? क्या इन जरूरतों के खर्चों के बारे में काउंट किया हुआ था? क्या हमने अपने हिसाब किताब में ये नोट कर रखा था? नहीं। क्यों नहीं किया था? उसके पीछे एक रीजन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप जो पैसा कमाते हैं, मैं मान लेता हूं आप उसमें से 10,000 रुपये महीने का बचा लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे तो हम तो नहीं बचाते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जो भी पैसा कमाते हैं, मैं मान लेता हूँ उसमें से 10,000 रुपये महीने का बचाते हैं, तो 12 महीने में कितना बचाएंगे? 1,20,000 रुपये। अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठ जाते हैं, क्या हम बचाते हैं? अगर बचाया तो साल के अंदर 1,20,000 रुपये बैंक में क्यों नहीं है? क्योंकि जो पैसा हमने बचा रखा होता है वो ऐसी जगहों पे खर्चा होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। हमारे घर की दवाइयाँ कितनी लगेगी हम नहीं जानते, हमारे घर में कितनी बार मेहमान आएगा उस पर कितना खर्चा होगा हम नहीं जानते, दोस्तों पे कितना खर्चा आएगा, या हम उन कंपनियों को देकर आएंगे जो मरने के बाद हमें देंगे। और हम लोग सेटिस्फाई हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई हैं कि हमारी लाइफ सिक्योर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने मरने के बाद का इंतजाम कर रखा है, और जिंदगी भर क्या करना है? क्या वो पैसा संभालना हमने बच्चों को सिखाया है? तो बहुत सारे आपने देख रखे होंगे, बहुत पैसा छोड़ के गए थे, बच्चे उस पैसे को संभाल नहीं पाए, आज रोड पे। या तो हम बच्चों को पैसा संभालना सिखाएं, जो किताबों में नहीं सिखाया जाएगा, जो आपको इस तरह की मीटिंगों में कहीं ना कहीं सीखने को जरूर मिल जाएगा, लेकिन किताबों में कहीं नहीं सिखाया जाता। तो मैं फिर भी मान लेता हूं कि आपने एक साल में 1,20,000 रुपये बचा लिया 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो 10 साल में कितना बचाएंगे? 12 लाख रुपए। जिंदगी में हमारे पास टोटल 30 साल है, तो 30 साल में कितना बचाएंगे? 36 लाख रुपए। जरूरत कितने की है? 75 लाख रुपए की। पैसा कहां से आएगा? बता दूं? मोदी केयर को थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए, मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूँ कहां से पैसा आएगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वर्ल्ड में 99% लोग एक ही काम करते हैं, वो करते हैं समझौता अपने आप से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। समझौता क्या करते हैं? मुझे 5 लाख, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। गाड़ी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो गया, मुझे ऑफिस से घर जाना है, घर से ऑफिस आना है, मैं तो 1 करोड़ की बस में जाता हूँ, मुझे गाड़ी की क्या जरूरत है? मैंने तो ड्राइवर रखा हुआ है, कंडक्टर मुझे स्टेशन पे पहुंचने से पहले उठा भी देता है। सुना है ऐसा कहता हुए लोगों को?
मुझे गाड़ी से पता चल जाए मोहल्ले में कोई गाड़ी लेने वाला है, तो हम अपना सारा काम धंधा छोड़कर उसको 101 रीजन बताएंगे गाड़ी ना लेने के। ये तो हाथी है, खर्चा पाल लेगा तू, जितना तू नहीं नाता उससे ज्यादा तो इसको नहीं लाना पड़ जाएगा। सुना ना ऐसा कुछ? हमने तो सुना है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग लेंगे, इसलिए गाड़ी मत लियो, क्योंकि अगर मोहल्ले में किसी ने गाड़ी ले ली तो नींद, रातों की नींद उसकी आराम हो जाएगी, दूसरे की। घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। वो कुछ नहीं करता, उन्होंने गाड़ी ले ली और आप क्या कर रहे हैं। इसलिए हम सारा काम धंधा छोड़कर उसको बताएंगे 101 रीजन। तो हम क्या करेंगे, समझौता करेंगे, गाड़ी नहीं चाहिए, 2 बेडरूम का सेट भी नहीं चाहिए। क्यों? बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी नौकरी करेंगे, शादी भी कर लेंगे, बाहर ही कर लेंगे, तो हम बुढ़ा बुढ़ी को तो 2 बेडरूम का 1 बेडरूम का सेट ही चाहिए। इसलिए हमने मकान ही बनाया। मैं मान लेता हूँ 2 बेडरूम का सेट ही नहीं चाहिए, तो फिर बाथरूम की कुंडी आज भी कई घरों की टूटी हुई क्यों है? वॉश बेसिन का नल का नीचे से क्यों खोलना पड़ता है? कितना खर्चा आता है उस पर? 200-250 रुपए। हुआ क्यों नहीं आज तक? किसी से पूछो, घर में पेंट ही नहीं करवा रखा, क्यों नहीं करवा रखा जी? अब बच्चे बड़े हो गए, 2 साल में हमने उनकी शादी कर देनी है, आजकल टाइलों का जमाना है, पूरे घर में टाइलें लगा देंगे बढ़िया से, इसलिए हमने पेंट नहीं करवाया। दोस्तों ये रीजन नहीं है, हमने अपनी लाइफ से समझौता कर रखा है। हमारी जिंदगी के खर्चे हैं 75 लाख रुपए, हमारी बचत हो रही है 36 लाख रुपए की। 2 जगह समझौता कर लेंगे क्या? बच्चे की पढ़ाई से समझौता कर लेंगे? लोग कहते हैं कि मार्केट में नौकरी नहीं है। दोस्तों बहुत नौकरियां बढ़ी हुई है। कहते हैं सारा शहर बेरोजगार सा लगता है जब कहीं नौकरी का इश्तिहार सा लगता है। बहुत नौकरी है मार्केट में, लेकिन जा कहाँ रही है? आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक ट्रेंड सेट कर लिया। क्या ट्रेंड सेट किया है? बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप कर लिया है, और फाइनल ईयर का रिजल्ट आने से पहले लड़के उठा लेती है बड़ी कंपनी। और आपने 3 इडियट फिल्म में देख लिया होगा, सच कह रहा हूं ना मैं? तो बड़ी कंपनियों में वैकेंसी तो खत्म होगी होगी, क्योंकि उन्होंने तो लड़के उठा लिया फाइनल वहां से, इंस्टीट्यूट से। तो आज ये काम बड़ी कंपनियां कर रही है, कल कौन करेगा? छोटी कंपनियां करेगी नहीं करेगी? जिसने बड़ा होना है वो तो करेगी। अगर वो नहीं करेगी तो इंस्टीट्यूट वाले करवा देंगे, वो पोस्टर पे लिखवाएंगे 100% मनी, 100% जॉब प्लेसमेंट। मुझे एक चीज बताइए कि आने वाले समय में बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है या नहीं देनी? देनी है तो कहाँ दी मिलेगी? इस तरह के इंस्टीट्यूट में मिलेगी। इस तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आए? चाहिए ना, कड़वी सच्चाई है दोस्तों। मैंने शुरू में बात की, मैं कड़वी बात करूंगा, कड़वा सच होता है। हमें आज इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ है। तो बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पहले वाले बच्चे के लिए हम क्या करेंगे? कर्जा ले लेंगे। मुझे एक चीज बताइए, कर्जा लेना बुरी बात है या अच्छी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है। अब मुझे एक चीज बताइए, आपके पास मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अच्छे हालात नहीं है, और वो गाड़ी लोन पे ले ले, तो लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना, पागल हो गया, दिखावा कर रहा है। लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले लिया तो बहुत अच्छा काम किया। क्यों? कर्जा लेना बुरी बात है ना, तो फिर क्यों लिया पढ़ाई के लिए? आपने बहुत सारे केसेस सुन रखे होंगे कि एक बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन दिलाया, बच्चे की संगत ठीक नहीं निकली, बच्चे की नौकरी नहीं मिली, बाद में कर्जा बाप नहीं दे पाया, बच्चे ने खुदकुशी कर। सुना है नहीं सुना? क्योंकि हमें समाज ने हमारे दिमाग में एक बात बिठा दी है कि गाड़ी लोन पे लेना, अगर आपके पास कुछ नहीं है और गाड़ी लोन पे ले रहे हैं तो ये गलत बात है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। मेरे को एक चीज बताइए, अगर समाज ने लोन पे बच्चों को पढ़ाया है, हम घर वालों ने पढ़ाया, तो हम क्यों? अगर कॉपी करनी है समाज की तो अच्छी चीजों में क्यों नहीं करते हम? मुझे एक चीज बताइए, मोदी केयर में क्या क्या होगा? मैं उन बुजुर्गों से बात करना चाहता हूँ जो आज इस मीटिंग को देख रहे हैं। अगर बच्चा, मुझे एक चीज बताइए, जब वो शराब पीता है या कुछ और काम करता है किसी भी संगत में जाकर, तब हम उसको डांट लगाते हैं। मोदी केयर में कुछ ऐसा कर रहा है क्या वो? तो हम पीठ पे हाथ रख कर उसको शाबाशी क्यों नहीं देते? चल बेटा तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बच्चे की पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसा आया? पहले वाले बच्चे की शायद कर्जा लेकर आया। यही करेंगे क्योंकि समाज ने हमारे दिमाग में चीज बैठा दी है, लेते रहो कर्जा। तो पहले वाले बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्जा ले लिया, दूसरा बच्चा खड़ा हो गया, तो क्या करेंगे आप? कर्जा लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे तो बच्चा क्या कहेगा, बड़े वाले को पढ़ाया तो मुझे भी पढ़ा। और हम इसलिए पढ़ाएंगे कि बुजुर्ग होने पर बड़े वाले ने साथ नहीं दिया, कम से कम छोटा तो दे देगा। ऐसे ही होता ना।
तो पहले वाली बच्ची की पढ़ाई का कर्जा खत्म नहीं हुआ था, दूसरे वाले बच्चे की पढ़ाई का कर्जा आ गया। तब तक क्या हुआ, जब तक वो कर्जा उतरा नहीं पहले वाले बच्चे की नौकरी लग गई। अब नौकरी लगी तो क्या हो गया, घर में एक मेहमान आ जाएगा, वो कहेगा मैंने आपके लड़के के लिए एक बहुत अच्छी सी सुशील सी लड़की देख रखी है, खानदान बहुत अच्छा है, और इन दोनों की जोड़ी जो है राम सीता वाली है, और बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। हम तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है उसके बच्चे की शादी के लिए, लेकिन वो आकर हमारा माइंड तैयार कर देगा शादी के लिए, पता नहीं क्या मिला होगा इसको। होता है ऐसा या नहीं होता, बहुत घरों में देखा है। वो हमारा माइंड तैयार कर रहा है शादी के लिए, हम तैयार है ही नहीं, लेकिन बाद में जाते हुए एक निशाना डाल के जाएगा। मेरे मेरे मामा के ताए के बुआ का एक लड़का था, उसकी भी नौकरी लगी थी, उसको भी बोला था शादी कर ले, उसने टाइम नहीं दिया, आज उसकी उम्र 41 साल हो गई है, उसकी शादी आज तक नहीं हुई। वो ऐसा कीड़ा मानुस आके जाएगा, हम घर में उसको उसी वक्त बोलेंगे 2 दिन का समय दे दें, और उस 2 दिन में हमने कौन सा तीर मार लेना है, हम जाकर टोटल मारेंगे, मामा कितना देगा, ताऊ कितना देगा, बैंक में कितना बड़ा है, मौसी से कितना आएगा, हम टोटल मारेंगे, हमारी शादी में 10 लाख लगा, बच्चे की शादी में 12 लाख रुपए लग जाएगा, और क्या हो, और उसको हाँ का जवाब दे देंगे, ठीक है जी शादी कर लेंगे। मुझे एक चीज बताइए, जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस वक्त उसने जो 12 लाख रुपए शादी के लिए इकट्ठा किया, क्या उसमें रिंग सेरेमनी के खर्चे किए थे काउंट? नहीं किए थे। क्या उसमें रीति रिवाज के खर्चे काउंट किए थे? नहीं किए थे। क्या अपना डीजे का खर्चा काउंट किया था? नहीं किया था। तो हमने सिर्फ मेन मेन खर्चे काउंट किए थे। ऐसे लोग करते हैं या नहीं करते? वो ऐसे टोटल करके 12 लाख रुपए हुआ कि हाँ 12 लाख रुपए में शादी हो जाएगी, हम उस लड़की वाले जो रिश्ता लेकर आया था उसको कहते हैं ठीक है हम शादी के लिए तैयार है। और जब शादी की शुरुआत होती है, पहला खर्चा क्या आता है? रिंग सेरेमनी। इसका तो खर्चा हमने काउंट ही नहीं किया था, तो पैसा कहां से निकालेंगे हम? उसी पैसे से जो शादी के लिए रखा है, उस पैसे से निकाल दिया, तो शादी के टाइम पे क्या होगा? शादी के कुछ दिन पहले वही मेहमान घर में आएगा जिसने रिश्ता करवाया था, हाथ जोड़ के कहेगा मेरी इज्जत रख लेना, और उसकी इज्जत रखने के चक्कर में बीबी का सोना और चांदी बिक जाता है। बहुत घरों में बिक चुका है। कड़वी सच्चाई है, हजम करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। हम समाज की अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करें, लेकिन जो चीज गलत है उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। तो पहले वाली बच्चे की शादी के लिए कर्जा ले लिया, दूसरे बच्चा आया उसकी भी शादी के लिए कर्जा ले लिया, जब तक वो कर्जा उतरा नहीं पोते बड़े हो गए, और हम सारा काम धंधा छोड़ छाड़ कर पोते को एक चीज सिखाने की कोशिश करेंगे, बेटा तुझे पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस दे रहा हूं मैं, चादर चादर से ना अंगूठा बाहर नहीं मत निकाल, बड़े सपने मत देखना, बड़े लोगों की संगत में मत जाना, खराब हो जाएगा तू, ये हो जाएगा तू, वो हो जाएगा तू, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तू कहीं का नहीं रहेगा। सुना है ऐसा या नहीं सुना? हमने सुना है, ऐसा होता है। पोते ने गलती से पूछ लिया धीरू भाई अंबानी के पास पैसा कहां से आया, उसकी किस्मत अच्छी है। इसमें किस्मत क्या करेगी? आपके खर्चे हैं 75 लाख रुपए की, और वो खर्चे हैं जिसमें दवा दारू एक पूरी जिंदगी का खाना और दवाइयां नहीं ऐड है 75 लाख रुपए में। और ऐसी जरूरतें जिंदा है तो भी शादी करवानी है हमने, नहीं है तो इंतजाम करके जाए, कहां से पैसा है? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप जो काम कर रहे हैं क्या उससे वो चीजें पूरी हो सकती है? आप अपनी जिंदगी का टोटल मारिए दोस्तों, जरूरत है इसकी। जिस हिसाब से कोरोना की जैसी बीमारियां तैयार हो रही है, अब फिर से वही माहौल बन रहा है, नहीं बन रहा? जिन जिन लोगों को मोदी के समझ में आ गया था, जब समझाया गया था, जिनको समझ में आया था, उसमें से शायद भगवान की कृपा रही कि हमें भी समझ में आया था कि लॉकडाउन से पहले पहले हमारी टीम तैयार हो चुकी थी, मेहनत की थी दोस्तों। मौके को राइट टाइम पे राइट डिसीजन आदमी को जिंदगी में आगे बढ़ाता है। हमें भी राइट टाइम मिला था, हमने उसको मौके को समझा, उस पर काम शुरू किया। हमें नहीं पता था कि कोरोना आएगा। आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और कोरोना के टाइम पे नौकरी पे होता तो घर कैसे चलाता? पहले ही लाइबिलिटी चढ़ी हुई थी, और उसके बाद क्या होता? शायद एक डब्बी बाजार से लाते और खाने में मिक्स होकर तीनों गायब होते हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों। हम लकी हैं, परमात्मा को शुक्रगुजार करते हैं कि उसने हमें ठोक बजा के चेक किया। हमें हमारे साथ कल क्या हो जाए हम नहीं जानते दोस्तों। हम कहेंगे पूरी जिंदगी ठीक रहेंगे, कर जरूरी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गलती से एसिड पी जाऊंगा। 2 महीने बेड रेस्ट पे रहा हूँ, लेकिन मोदी कैसे 6.5 लाख रुपए 2 महीने में आया। ये सिक्योरिटी आपको मिलेगी कहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गाड़ी के अंदर कितने टायर होते हैं? कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ 5 भी बोल रहे हैं। दोस्तों टायर 5 होते हैं। मुझे बताइए, जो 5वां टायर डिक्की के अंदर रखा हुआ है, क्या उसके बिना आप कोई दूर का सफर कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे।
हम गाड़ी के लिए स्टपनी संभाल के रखी हुई है, आपकी लाइफ की स्टपनी क्या है? फिर कोरोना स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? हमने क्या इंतजाम कर रखा है? दोस्तों अभी भी समय है, अपने एक एक समय को कीमती समझिए, अपने समय को इधर उधर वेस्ट मत करिए किसी नेता को जिताने के लिए, किसी टीवी वाले को अमीर करने के लिए। कुछ नहीं देके जाएंगे, कहते हैं टीवी पे आना है तो टीवी देखना छोड़ दो। हम सब जानते हैं टीवी पे जो एड आती है सब झूठी है। नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन लगाता होगा, क्या वो उसके बाल असली है? हम सब कुछ जानते हुए क्यों? पड़ोसी ने यूज कर रखा है इसलिए हम भी यूज करेंगे। दोस्तों मैं फिर से एक चीज रिपीट करने जा रहा हूं, महंगाई के बारे में अमीर आदमी नहीं सोचता। अमीर आदमी सिर्फ एक के बारे में सोचता है कि पैसा कहां से कमाना है। गरीब आदमी कल की नहीं सोचता, वो सिर्फ उस दिन की सोचता है। महंगाई की मार पड़ती है मिडिल क्लास फैमिली को, पता है क्यों? क्योंकि वो दिखावे के अंदर मर रहे हैं। पड़ोसी के घर में 32 इंच का एलसीडी लगा तो मेरे घर में भी लगाना चाहिए। उसके लड़के के हाथ में 15,000 का मोबाइल है तो मेरे घर में भी होना चाहिए। उसके घर में टाइलें लगी है तो मेरे घर में भी। दिखावे के चक्कर में मिडिल क्लास खत्म होता जा रहा है, सिर्फ दिखावे के चक्कर में। आप झुग्गियों में जाइए ना, हमें मौका मिला कई बार प्लान करने का, डव साबुन यूज करते हैं आज भी, वो एलसीडी 40 इंच 45 इंच का लगा हुआ है, क्योंकि रोज कमाते हैं, रोज की चिंता करते हैं, कल क्या होगा नहीं चिंता करते। या तो हम उस कैटेगरी में चले जाए जो पॉसिबल नहीं है, हाई लाइफ प्रोफाइल में जा नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है दोस्तों? मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑप्शन है। बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, हमारी भी बदली है, आपकी भी बदल सकती है दोस्तों। पूरी जिंदगी निकाल दी किराए के मकान में। अभी चंडीगढ़ में एटीएस के अंदर मैंने प्लॉट लिया, और ये सिर्फ शुरुआत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये शुरुआत है, क्योंकि इसी साल एक जमीन और लेने जा रहा हूँ। पैसा पैसे को खींचता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए हमें पैसा कमाने का रास्ता चाहिए। वो रास्ते पे चलना कैसे, वो कौन बताएगा? क्या हम वो पेट से सीख के आए हैं? कोई पेट से सीख के नहीं आता। हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं हमें सीनियर से वो चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन हम अपना दिमाग फिट कर देते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं बहुत ज्यादा कड़वी बातें की आज, बहुत ज्यादा की है। क्यों की है? क्योंकि दोस्तों जिंदगी एक ही मिली, दोबारा नहीं मिलेगी। अपने लिए तो हर कोई कमाता है, और ये मौका आपको ऐसा मौका दे रहा है जो आपके थ्रू कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन बदलेगी। क्योंकि जब आप अपने लिए यहाँ पे मेहनत करेंगे तो आपकी मजबूरी है कई लोगों की जिंदगी को बदलना। हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और ये बहुत बड़ी फील्ड है। अगर मैं इसको आध्यात्मिक तौर पे ले जाऊं तो कहा जाता है बहुत सारे नए लोग भी होंगे जिन्होंने आज प्रोडक्ट भी यूज नहीं किया होगा। दोस्तों मैं कहता हूं कि आप मत काम करिए, जिंदगी बदलनी है तो जरूर करिए, अपने नहीं अपने बच्चों की। कहीं ऐसा ना हो कि जिससे पूछो आप किसके लिए काम कर, मैं तो बच्चे के लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाप से पूछो किसके लिए काम किया, वो कहेगा मैंने बच्चे के लिए काम किया। उसके बाप से पूछो किसके लिए काम किया, मैंने तो अपने बच्चों के लिए काम किया। 4 पुश्तें निकल गई बच्चे के लिए, और बच्चा फिर से नौकरी ढूंढने निकल रहा है। क्या हम भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं? हमें दूसरे की एग्जाम्पल ना देने पड़े बच्चों को, हमें अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। और ये मौका है आपके पास इस फील्ड के अंदर, मोदी केयर के अंदर, क्योंकि सारी कंपनियां मोदी केयर जैसी नहीं है जो लोगों के बारे में सोचती हो। लॉकडाउन में पैसा दिया मोदी केयर ने, समीर जी का तो मैं धन्यवाद चाहता हूँ। एक को नहीं दिया, सबको दिया, जिसने जितना काम किया था उसको दिया। जम्मू में इंटरनेट बंद हो गया था तब मिला। कहाँ मिलेगी दोस्तों ऐसी कंपनी जो आपके बारे में सोचती है? आपने सम्मान किया, पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दान वो होता है कि एक हाथ से करो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। आपने जो नए लोग हैं जिन्होंने आज परचेजिंग की है, आपने जो यहाँ से परचेजिंग की, आपके परचेजिंग करने से कितने घरों में पैसा गया आपको पता चला? ये होता है गुप्त दान। आप किसी किसी भी नजरिए से ले लीजिए, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। सब इंसानियत के नाते काम करते हैं, क्योंकि फील्ड ही ऐसी है, बहुत बड़ी फील्ड है दोस्तों। आप इस फील्ड के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया की सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्या बोलूं सर दोस्तों, इस फील्ड को इसको समझना पड़ेगा। अगर मैं मोदी केयर की बात करूं, मोदी केयर में तरक्की करना चाहते हैं, तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पैसा कमाने का एक फार्मूला है, टाइम,
इंटू बॉडी इज इक्वल टू मनी। जब आप शरीर से समय को गुना करेंगे तो पैसा बने। हम 10 घंटे काम करते हैं, 1000 रुपए कमाते हैं। 2000 रुपए कमाने के लिए हमें 20 घंटा काम करना पड़ेगा और 3000 रुपए कमाने के लिए 30 घंटा। अब अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, फिर उनके पास पैसा ज्यादा क्यों? उसके पीछे रीजन है, हम लोग करते हैं पैसे के लिए काम, अमीर आदमी नहीं करता है। उसको एक चीज का पता है कि अगर मैं समय को बड़ा कर दूं तो पैसा बढ़ जाएगा, और समय बड़ा करने का फार्मूला भी यही है, टाइम इंटू बॉडी इज इक्वल टू मनी। और इस फार्मूले की कमजोरी है, सिर्फ दो जगह लगता है। एक लगता है रिटेल मार्केट के अंदर, जिसमें टाटा, बाटा, रिलायंस, आज वर्ल्ड का हर बड़ा ब्रांड रिटेल मार्केट में क्यों आ रहा है? क्योंकि फार्मूला उसमें लगता है। बाटा ने क्या किया, 25,000 स्टोर पूरे हिंदुस्तान में खोले। एक स्टोर पे उसने 10 शरीर इकट्ठे किए, 3 दिन की ट्रेनिंग दी, चौथे दिन से 10 शरीर ने 10-10 घंटे काम किया। तो बाटा ने 10 शरीर इकट्ठे किए, उनका 10-10 घंटे का समय लगाया, एक शोरूम में 100 घंटे का समय लग रहा है, तो 25,000 स्टोर में 25 लाख घंटे एक दिन में बाटा के लिए काम आ रहा है। फार्मूला फिट हुआ या नहीं हुआ? यही फार्मूला इस फील्ड के अंदर लगता है। आज से 3.5 साल पहले जब मोदी की शुरुआत की थी, 8-10 लोगों से शुरुआत की थी, 10 से 100 बने, 100 से 1000 हुए, आज 4 से 5,000 लोगों की टीम है। सभी लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन 10% की रेशो जरूर निकलेगी। अगर मैं 400 लोगों की बात करूं, 4000 का, 400 लोग सिर्फ रोज का 2 घंटा भी काम करते हैं तो 800 घंटे पर डे में काम हुआ। तो ये हुआ, फार्मूला फिट हुआ या नहीं हुआ? तो दोस्तों आप देखिए आपकी टीम में कितने लोग हैं, उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं। तो उन लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए एक सबसे जरूरी चीज जो आपको हमेशा करनी है वो है TTT प्रोग्राम, ट्रेन द ट्रेनी प्रोग्राम। आप अपने हर ग्रुप की हर पर डे के हिसाब से मीटिंगें शुरू करेंगे। आपने शरीर तो इकट्ठा कर लिया, उनका समय नहीं लगवा पा रहे क्योंकि आपने उनको ट्रेंड ही नहीं किया। अब उसको ट्रेंड करने के लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें आप सीनियर का सहयोग लीजिए, आप खुद ट्रेनिंग करना सीखिए। तो TTP प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? हमें जो सिखाना है वो सीखना है। तो TTP प्रोग्राम जो है इस बिजनेस में रेगुलर इनकम लेने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। इसको आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। हमें भी समझ में आया था, थोड़ा लेट आया था, लेकिन जिस दिन से समझ में आया था वो दिन है और आज का दिन है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ और ना ही जिंदगी भर खत्म हुआ। ये इस बिजनेस की जान है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। शरीर इकट्ठे किए, उनको ट्रेंड करना है दोस्तों। तो आप इसमें सहयोग लीजिए अपने सीनियर का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी सीनियर का, गुरमेल संधू जी का, जिनसे हमें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली, विवेक शर्मा जी का, डॉक्टर शक्ति जी का, मनीष चोपड़ा जी का और सुलेखा भार्गव जी का, जिनके माध्यम से हमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का तरीका पता चला और आज हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और रिजल्ट ये है कि लॉकडाउन में भी पूरा जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में भी 25 लाख प्लस रुपए मेरे घर में आया। ये तभी पॉसिबल हो पाया कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर होते रहे। अगर आप इस बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं जल्दी, तो आप अपनी टीम में देखिए कि इस महीने हमारी टीम में कितने नए लीडर खड़े हुए और अगले महीने हमने उसको डबल कर, और वो एक ही तरीके से पॉसिबल है, जो है TTT प्रोग्राम, ट्रेन द ट्रेनी प्रोग्राम। और ये इस बिजनेस में रेगुलर और बड़ा पैसा कमाने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आप इसको नहीं जानकारी रखते हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप इसको सीनियर से कंसल्ट करें कि इसको कैसे डेवलप करना है। तो दोस्तों बहुत कुछ है बिजनेस के लिए, बस अपनी सी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी यही रही। और आज भगवान का और सीनियरों का धन्यवाद करते हैं जिनकी गाइडलाइन से ये बिजनेस की शुरुआत हुई। और बस एक ही टारगेट है कि टीम में जो भी लोग हैं सबके लिए जितना मेहनत हो सके उतनी करेंगे, लेकिन सिस्टम से। तो दोस्तों ज्यादा ना कहते हुए एक शेर के साथ फिर से जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, जिंदगी पहले पहेली थी अब सुलझी सी लगती है, हर दास्ता अधूरी थी अब पूरी सी लगती है, अब जीना मुमकिन नहीं है मोदी कर के बिना, अब तो हर सांस हर धड़कन मोदी कर की लगती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक्सीलेंट राजन जी, एक्सीलेंट, ग्रेट सर, मजा आ गया। वो पुराने दिन याद करवा दिए आपने फिर से। सो थैंक यू दोस्तों, आप सबका भी जो इतनी पेशेंस रख के
आपने सुना, और आई होप आपको बहुत फायदा मिलेगा इन ट्रेनिंग्स का, इन सक्सेस स्टोरीज का। और थैंक यू सो मच राजन जी, आपने इतने वैल्यूएबल टिप्स दिए। और दोस्तों, कल हम फिर आ रहे हैं 9 बजे एक और जबरदस्त सक्सेस स्टोरी लेके। और अभी मैं ग्रुप्स में पोस्ट करने वाला हूँ मैसेज, और आप जल्दी जल्दी प्रमोट करो अपने ग्रुपों में, जबरदस्त तरीके से प्रमोट करो, पूरा हाउसफुल कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।